के लिए पानी दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। आपने कुछ शॉर्ट्स मुलाहिजा किए और ये शॉर्ट्स अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। बार बार हम लोड शेडिंग के ऊपर बात करते हैं कि बिजली चली जाती है, लेकिन बिजली जाने के बाद जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो जो मसाइल पैदा होते हैं, आज हम प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। मुल्क भर में बिजली का जो बहरान है और शॉर्टफॉल है वो 5500 मेगावाट तक पहुंच गया है और ये अभी मजीद जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें और शिद्दत आने का भी इम्कान है। अगर कराची की बात की जाए तो वहां पर भी जिस तरह से महकमा मौसमियात ने सुबह प्रेडिक्शंस की थी कि पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसी तरह दीगर इलाकों की भी प्रेडिक्शंस यही आ रही थी कि अभी गर्मी जो है वो मजीद बढ़ेगी, चाहे वो पंजाब के इलाके हो, चाहे वो सिब्बी हो या सिंध के मैदानी इलाके हो, तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जाता है, बजाय इसके कि गर्मी में आवाम को रिलीफ मिले और ज्यादा परेशानी और मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है लोड शेडिंग के ऊपर, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और अपने मेहमानों का भी तारुफ आपसे कराते चलते हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट कीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नॉट 24 न्यूज हैं फारूक फैसल साहब और साथ साथ हमें सीनियर एनालिस्ट लतीफ चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अवैस के आने से भी अब से कुछ देर बाद हम राब्ता करेंगे। सबसे पहले जरा रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिएगा, इसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहर की गर्मी में सूरज की तपिश ने लोड शेडिंग पर काबू पाने के हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। लाहौर के कई इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग जारी है। कारखाने और फैक्ट्रीज बंद हैं, मजदूर गर्मी से बेहाल। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश के खिलाफ सियासी जमातें, ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए। चाकी में तो लोगों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। जकाबाद में पानी और लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी कारकुन सड़कों पर निकल आए। ठट्ठा में 15-15 घंटे बिजली न आने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वापडा के खिलाफ धरना दिया तो कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी और नारेबाजी करते रहे। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि वो कौन सा साल होगा जब लोड शेडिंग खत्म। मुल्क भर में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है कि जो लोड शेडिंग है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहां कहां कितनी कितनी लोड शेडिंग हो रही है, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा, जो लोड शेडिंग है वो देहात में कितनी हो रही है और शहरी इलाकों में इसकी क्या रेशो है, बताइएगा। अवैस के आने से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलते हैं जरा लतीफ चौधरी और फारूक फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ये देखा कि शुरू में हमने जो मनाजिर दिखाए और वो रिपोर्ट भी दिखाई, फारूक साहब और लतीफ चौधरी साहब आप दोनों ने भी मुलाहिजा की होगी, और उस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि जो कारोबारी मराकज हैं वहां पर क्या सूरत हाल है, जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स होते हैं, जो पढ़ने जाते हैं और जिनको पढ़ाई करने में मुश्किलात का सामना होता है, घर में 10 से 12 घंटे तक लाइट नहीं होती और अगर लाइट चली जाए तो फिर पानी का मसला भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार लोग पानी कैसे इस्तेमाल करें और उसको चढ़ाने के लिए भी, मोटर चलाने के लिए भी लाइट चाहिए होती है। तो एक मसला नहीं होता लोड शेडिंग, बहुत सारे मसाइल का सामना आवाम को करना पड़ता है और ये मसाइल हल नहीं हो रहे। फारूक साहब, तो अब इसका हल क्या है और ये लोड शेडिंग पर आखिरकार काबू कब पाया जाएगा? देखिए रमशा, इस पे जो बिजली का बहरान है इसमें आज से नहीं गुज़श्ता 8-9 साल से सियासत हो रही है। पहले पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज जो अपोजिशन में थी उन्होंने इतना उन पर तनकीद की, इतनी तनकीद की और फिर अदालत भी बीच में रुकावटें पैदा करती रही और फिर जब दौर बदल गया और मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो आज से 4 साल पहले से हुकूमत का जोर यही था कि हम तवानाई का मसला हल करेंगे, तवानाई का मसला हल करेंगे, खुशखबरियाँ सुनाई जाती रहीं। लेकिन आज जब 4 साल गुजर गए हैं और आखिरी साल आने वाला है तो पता ये लग रहा है कि अभी तो कई वो मनसूबे जिनका ऐलान किया गया था वो शुरू ही नहीं किए जा सके, वो ब्यूरोक्रेसी की फाइलों में ही दब के रह गए हैं एतराज़ात के हवाले से। और हद तो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो हुकूमत को बताती है कि हम इतने साल में ये कर लेंगे, अब ये मनसूबा कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि तमाम ब्यूरोक्रेसी गुज़श्ता 4 साल से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गलत अदाद शुमार देती रही और गलत चीज़ें उन्हें प्रेजेंट करती रही। मैं आपको ये आज होना था तवानाई का अजलास वफाकी काबीना का, कि क्या हुआ, आज से 20 दिन पहले 15 दिन पहले एक अजलास हुआ था, उसमें ये चीज़ सारी सामने आई थी और ख़ुद वज़ीर आज़म, ये मेरे हाथ में जो है ये उस मीटिंग की ऑफिशियल मिनट्स की रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल मिनट्स हैं।
इसमें पैरा नंबर 3 में जो है वजीर आजम साहब खुद क्या कहते हैं इस रिपोर्ट मिनट्स के हवाले से। वजीर आजम साहब कहते हैं कि उन्हें बताया गया था कि 2017 के मौसम गर्मा में शहरों में 3 घंटे और देही इलाकों में 4 घंटे लोड शेडिंग हुआ करेगी, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स है और जो कुछ उन्हें बताया गया था वजीर आजम को उससे डबल से ज़्यादा हो रही है। जबकि मीटिंग के दीगर शुरा ने जिनमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद थे, उन्होंने भी वजारत पानी व बिजली के इस पे जो है इतराज़ किया और उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग लाहौर शहर में 10-10 घंटे हो रही है। जो मनसूबे जो मैं आपको कह रहा हूँ कैसे गलत बयानी की गई और बताया जा रहा था, मैं आपको सिर्फ ग्वादर के मनसूबे का हवाला देता हूँ। ग्वादर में 300 मेगावाट का मनसूबा लगाया जाना था। अब जब रिपोर्ट मांगी जा रही है कि क्या पोजीशन है, तो पता ये लगा कि उस पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ और उन्हें अब कहा जा रहा है वजारत पानी व बिजली ये कह रही है कि ग्वादर का 300 मेगावाट का जो मनसूबा है वो दिसंबर 2020 में मुकम्मल होगा, जबकि एनटीडीसी जिसने ट्रांसमिशन लाइन बछानी है वो ये कह रहा है कि हमें इस मनसूबे की बिजली ट्रांसमिट करने के लिए 4 साल का अरसा दरकार है, कि यानी कि जनवरी 2021 का वो कह रहे हैं कि अगर आज ग्वादर पे काम शुरू हो जाए 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट पे तो जनवरी 2021 में होगा। इसी तरह मैं आप पंजाब के एक मनसूबे की आपको बात अच्छा, अब देखें ना फारूक साहब, यहाँ पर आप ही ने इस बात को बताया और इसी बात की निशानदेही की कि देखें जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था, जिन मनसूबों का ऐलान किया गया था वो अभी तक शुरू ही नहीं हुए और ये ऐलान तब किया गया था यकीनन जब पिछली बार इलेक्शंस की मुहिम 2012 के इख्तिताम या 2013 के इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें तब ये ऐलान किए गए थे कि फलाना मनसूबा लॉन्च किया जाएगा और इससे लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन उन मनसूबों का कुछ नहीं हुआ। लतीफ चौधरी साहब, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, मैं आऊंगी दोबारा आपकी तरफ भी, फारूक साहब आऊंगी दोबारा। लतीफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि अब जो हम मंसूबों की बात करें या फारूक फैसल साहब जिस तरफ निशानदेही करें कि 2021 में ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, गवादर की अगर बात करें या दीगर मंसूबों की अगर बात करें, तो आया आपको ये मंसूबे मुकम्मल होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? मैं आपसे इसका सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन अवैस कियानी से जरा ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड सिचुएशन जान लेते हैं पहले, उसके बाद आपका तज्जिया शामिल करेंगे। अवैस बताइएगा क्या सूरत हाल है, कौन कौन से शहरों में कितनी कितनी लोड शेडिंग की जा रही है, देहातों में क्या सूरत हाल है और लोगों का क्या कहना है आपसे जब उनकी मुलाकात होती है? तो देखें, सूरत हाल बहुत ही गंभीर है क्योंकि जो एनपीसीसी जो एक इदारा है जो कि पूरे मुल्क की बिजली कंट्रोल करता है, उसको जो ये सिस्टम जो मौसम गर्मा शुरू हुआ है तो उनको तो पहली हदायत ये की गई थी कि आपने मीडिया को कोई जो रियल टाइम जो डेटा होता है वो मुहैया नहीं करना, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं जो कि मोतबर सोर्सेज हैं वो रियल डेटा हमारे तक पहुंचा रहे हैं, जो कि पीएम ऑफिस और स्पेशली तौर पर मरियम नवाज को जो पहुंचाया जा रहा है। अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी जो हम इस वक्त मौजूद जो ये टाइम है, इस वक्त भी 6,000 से ज्यादा की मेगावाट की जो है इस वक्त शॉर्टफॉल का सामना है। 15,000 मेगावाट के करीब पैदावार है, जबकि डिमांड इस वक्त 21,000 मेगावाट की है। इसकी जो अच्छा, वैसे भी बताइएगा, लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इजलास हुआ, उसमें क्या बातें सामने आई, किन उमूर पर गौर किया गया? और वफाकी वज़रा तो ये बयान दे रहे हैं मीडिया के ऊपर कि लोड शेडिंग से हटकर और जो इजाफी लोड शेडिंग है या जो गैर एलानी लोड शेडिंग है वो नहीं की जा रही, लेकिन आवाम तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं और कुछ और ही बात बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है इजलास में? फिर मैं बताता हूँ, अभी वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में एक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है जिसमें सीएम सिंध और केपीके भी आए थे, और इससे पहले जो तवानाई का जो इजलास हुआ है उस पर फारूक फैसल साहब ने ब्रीफिंग दी। और बिल्कुल ये हकीकत है, जो ये फिगर्स बताते हैं पब्लिक पे जो ट्विटर से अकाउंट से बताए जाते हैं उसको खुद सीएम पंजाब उसको जो है उसकी नफी करते हैं, और उस पर वज़ीर आला जो अपने जो सूबे के जो नुमाइंदे होते हैं वो खुद उसको वज़ीर आज़म के जो ज़रस दर्ज इजलास है उसमें उसकी नफी कर रहे होते हैं। लेकिन हैरान कुन बात और जब से जो बहुत ही जो एक जो तशवीश की बात ये है कि इसी माह में एंड में जो है रमजान आ रहा है, और उसकी जो स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताता चलूं कि उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि जो जीरो लोड शेडिंग की जो बात की जाती थी इंडस्ट्रियल में, उसका प्लान बनाया जा रहा है कि अब जो ये दावे किए जाते थे कि इस रमजान में हम कोई लोड शेडिंग नहीं करेंगे, उसका ये है कि 8-8 घंटे की फिर भी लोड शेडिंग होगी। जो इंडस्ट्रियल जोन है उनको कट किया जाएगा, उधर बिजली मुनक़ते की जाएगी ताकि घरेलू सार्फिन को जो है रिलीफ मिल सके। लेकिन फिर
भी ये वो एरियाज है जो रिलीफ देने की बात की जाती है, जो कि पोश एरिया है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, लेकिन जो मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहां अब भी जो है लोड शेडिंग हो रही है। और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि जो कबायली इलाका जात है और मज़ाफ़ात है वहां पर अब भी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और ये सिचुएशन है। और हाई ये इन लोड शेडिंग के एरियाज में जो हाई ट्रांसमिशन जो लॉसेज हैं फीडर्स, वो इससे एग्जेम्प्ट है। तो ये पूरी सूरत हाल है, जो गंभीर सूरत हाल है, उसकी वजह ये बताई जा रही है। ये सूरत हाल है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर गौर तो किया जा रहा है, लेकिन हमें अमली इकदाम होते दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, आपने हमें अपडेट किया। लतीफ साहब, आपकी जानिब बढ़ते, रमजान का जिक्र किया, रमजान बिल्कुल करीब है और जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि गर्मी की शिद्दत में अभी मजीद इजाफा होगा तो अवाम परेशान है। हर साल ये दावा किया जाता है कि रमजान में इस बार लोड शेडिंग नहीं होगी, सहरी और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन हमारे, मेरे और आपके घरों में भी लोड शेडिंग हो रही होती है। तो इस दफा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? लतीफ साहब, मेरा ख्याल है कि जो हम माजी को देखते हैं तो उसमें ज़रूर होगी। गवर्नमेंट या हुकूमत जो दावे करते हैं वो बात तो अपनी जगह, उन्हें जो ब्यूरोक्रेसी बताती है उस हवाले से करते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब है या मुराद अली शाह साहब हैं, वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो उस तरह नहीं है कि वो बड़े एक्सपर्ट हैं या उनके सामने वो चीज़ें हैं। उन्हें तो ब्यूरोक्रेसी ने जो कागज़ पेश करने हैं उस हिसाब से उन्होंने आगे बात कर देनी है। असल मसला जो मेरे ख्याल में ये है कि बहसीत कौम और जो हमारी एक कौम की जो डिमांड होती है, हमारी हुकूमतें उसको पूरा नहीं कर सकी। डैम बनाना या कोई थर्मल बिजली घर बनाना, ये कोई चुटकी बजाने से तो नहीं हो जाएगा कि आज सुबह उठेंगे तो बिजली आ जाएगी। इनके लिए लंबे मंसूबे, एक सब्र आजमा जदोजहद की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में मंगला डैम तो और तरबेला डैम के बाद कोई डैम नहीं बन सका मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए। तो जब तक आप नहीं देखें, बात यह है कि अगर कालाबाग डैम आपने नहीं बनाया, उसके लिए आप कौम परस्त जमाते हैं और वो इकट्ठे हो गए, उसके मुतबादल भी हमने कोई नहीं किया। ये तो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं नंदीपुर प्रोजेक्ट में खुद गया वज़ीर आला पंजाब साहब के साथ। उस वक्त जो ब्रीफिंग दी गई हमें, तो हमें लगता था कि जनाब ये बस समझो आया ही आया, बिजली चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है। लेकिन बाद में मामला वही हुआ कि जो नहर से पानी आना है, पानी के साथ वो चलना है, वो पानी होगा तो चलेगी ना। पाकिस्तान को एक मसला थोड़ी है, बिजली का जो एक है लोड शेडिंग होना, पावर क्राइसिस होना, ये इंडिया में भी पावर क्राइसिस है। एक है लोड मैनेजमेंट होना, पाकिस्तान के अंदर लोड मैनेजमेंट भी नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि लोड शेडिंग का पता ही नहीं कि कब हो जानी है। कभी 11:15 बजे हो जाएगी, फिर 11:45 बजे हो जाएगी, फिर 2-2 घंटे इकट्ठी हो जाएगी। किसी मुल्क को चलाने के लिए एक पूरा शेड्यूल की ज़रूरत होती है। चले आपको एक मसला है, हमें एक एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी क्राइसिस का एक पूरा लाहे अमल होना चाहिए, एक साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, लोड मैनेजमेंट होनी चाहिए कि साहब इतने बजे से इतने बजे तक जाएगी, ताकि जिन जिन लोगों ने जो काम करना है उनको एक शेड्यूल का पता हो, उस हिसाब से करें। पाकिस्तान के अंदर गर्मी जो है वो आज तो नहीं पड़नी कि अभी थोड़ा पड़नी है, ये तो सदियों का अमल है। हर साल गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर जो है वो 45 से लेके 50 तक जाता है। हर साल बारिशें होती हैं, कभी वो कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं। हर साल सर्दी आती है। तो ये तो एक नया काम नहीं है। देखिए, आपने निशानदेही की आपने निशानदेही की कि देखिए हमारे यहाँ जो डैम्स बनने चाहिए, एक तो डैम्स को हमने इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है। हाँ। फिर अगर हम डैम्स नहीं बना पाए तो हमने उनका मुतबादिल सोल्यूशन क्या निकाला, और डैम्स क्यों नहीं हम बनाते। मैं दोनों एनालिस्ट की राय पर लेना चाहूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सारा टाइम फर्श पे, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक। अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है। सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों।
अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कि जो डैम्स बनाने की बात की जाती है, अगर हमारे मुल्क में एक तो हम डैम्स क्यों नहीं बनाते, पहला सवाल तो ये, और अगर नहीं बनाते उसमें कोई कंट्रोवर्सी आपको दिखाई देती जो कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका मुतबादिल क्या है? अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, अगर हम बात करते हैं उसकी मिसाल देते हैं तो 3200 डैम्स उन्होंने बनाए और 2012 में बड़े छोटे मिलाकर उनके पास जो अब डैम्स हैं वो 3200 हैं। और पाकिस्तान के अगर रेशो की बात की जाए फारूक फैसल साहब, तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी तक 150 ही डैम्स बनाए गए और जो बाकी डैम्स है वो तनाज़ात का शिकार है, उन्होंने मुकम्मल नहीं किया गया या तामीराती काम वहां नहीं हो रहा है। तो क्या वजह है इसकी फारूक फैसल साहब? देखें, वो तो जैसे लतीफ़ साहब ने पहले भी बयान किया और सबको ये पता है कि हमारे यहाँ जो बड़े डैमों के मंसूबे थे वो सियासत की नज़र हो गए और कौम परस्ती और इलाकाई जमातों के नारों की हो गए। अगर ऐसा हो भी गया है तो ये तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान के पास और दीगर वसाइल नहीं है। हमारे यहाँ एक अल्टरनेट एनर्जी बोर्ड बनाया गया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान का, उसने कई मंसूबे सजेस्ट किए हुए हैं। उसमें आप विंड एनर्जी का भी है, इवन जमात इस्लामी के सिराजुल हक जब सीनियर मिनिस्टर थे और अब वो हुकूमत में भी हैं KPK के, उनका ये कहना है कि KPK में 26,000 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है। तो बदकिस्मती ये है कि हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो नारा भी मारती हैं, वो मतालबा भी करती हैं, वो ऐलानात भी करती हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ ऐलानात करना जो है वो काफ़ी नहीं है। ऐलान करके ये कहना कि काम हो गया, उस
जब ऐलान के बाद काम शुरू होता है और वो करना होता है ब्यूरोक्रेसी ने और निगरानी करनी होती है सियासी लोगों ने और हुकूमतों ने। ना ब्यूरोक्रेसी काम करती है, अगर जो करती है तो उसके अदाद शुमार जो है वो हुकूमत को गलत फराम किए जाते हैं। और हमारे सियासतदान भी जो बरसरे इक़्तिदार आते हैं वो अगर बदकिस्मती से किसी भी शोबे के वजीर बन जाते हैं, उनका बैकग्राउंड ना भी हो, वो ये कोशिश ही नहीं करते कि वो सब्जेक्ट पर अबूर हासिल करें या उसको पढ़ ले। तो ये बदकिस्मती है कि एक हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें विल नहीं है, वो सिर्फ ऐलान करती है और उसको आगे नहीं चला सकती और काम सारा ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ देती है। जिसका ये होता है कि जब हुकूमत जाने वाली होती है तो ब्यूरोक्रेट जो है वो फिर बात वहीं आ जाती है लतीफ साहब की तरफ। अगर मैं यही सवाल लेके बढ़ूं, बिल्कुल देखिए बात वहीं आ जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की विल नहीं है तो क्यों विल नहीं है? डैम्स बनने में तो सबका फायदा होगा, आवाम का भी फायदा होगा, पॉलिटिशियंस का भी फायदा होगा, ये डैम्स मुकम्मल होंगे, तो फिर इसको इतना सियासी क्यों बना दिया जाता है इन मामलों को? ये मेरा ख्याल है ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए एक नारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब पीपल्स पार्टी लोड शेडिंग पे मुजाहरे कर रही है। जब पीपल्स पार्टी थी उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ पंखा लेके मीनार पाकिस्तान चले जाते थे। वो अपने इक़्तिदार के लिए एक इशू पैदा करते हैं और उसको अपने लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। जो कौम के लिए लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की ज़रूरत है वो उसको नहीं करते। अभी भी इसका कोई ना कोई हल निकल सकता है, जैसे अल्टरनेट एनर्जी है। मेरा एक ख्याल है, पता नहीं वो उस हवाले से कोई कानूनी रुकावट है या नहीं है, अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ चले जाएं और ये सोलर पैनल को सस्ता कर दें, इन पे ड्यूटीज़ ख़त्म कर दें, बैटरी सस्ती कर दें, हर घर हर बंदा जो है वो जो अपने घर में एक लगा ले, तो गवर्नमेंट के जो उनकी जो बिजली है उस पर लोड कम हो सकता है और ख़ासी हद तक कम ये मामला काबू आ सकता है। अब सूरत हाल ये है कि फाटा के लिए बिजली की बात करें, वो बिल नहीं देते, वहाँ पे कानून का नफाज ही कोई नहीं है। अंदरूने सिंध में यहाँ तक हालत है कि वहाँ पे तो आधी से ज़्यादा जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं उनके नंबर प्लेट्स नहीं है, वो एक्साइज ड्यूटी है वो नहीं दे रहे। तो ये कहाँ कहाँ जाके हम पाकिस्तान के लोग जो टैक्स पेयर हैं वो कितना बोझ उठाते रहेंगे? आप बिजली महंगी करते जाएंगे, वो देते रहेंगे, वो क्या करेंगे इस हवाले से? लिहाजा गवर्नमेंट को एक तो लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए। हो सकता जी जी लतीफ साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो ज़खायर जिस सूबे के पास हैं उसी से यूटिलाइज करके बिजली बनाई जा सके? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर ऑल्टरनेटिव्स की। अगर मैं अंदरूनी सिंध पर नजर डालूं, वहां पर कोयले की खाने भी मौजूद हैं, कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं। सोलर एनर्जी तो आप हर सूबे में बैठकर बना सकते हैं ना। KPK का जिक्र फारूक फैसल साहब ने किया, और अगर पंजाब की जानिब बढ़े तो खेवड़ा माइंस है, नमक से भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो मतलब इतने रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, पानी है, समंदर है, लेकिन उसके बावजूद बिजली पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि आखिरकार नियतें साफ नहीं है, मसाइल क्या है, और लोड शेडिंग के हल निकालना होगा, काबू पाना होगा। फारूक फैसल साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अज़ा की पैवंदकारी की जा रही थी, जो गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे गैर कानूनी तौर पर, उस पर भी बात करेंगे, उसमें अपडेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस स्टोरी को शामिल करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में छापामार कार्रवाई की गई थी अप्रैल के महीने में और अब से कुछ दिन पहले भी छापामार कार्रवाइयों में इंकशाफ हुआ कि जिसमें डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कई वर्षों से ये इंसानी अज़ा की पैवंदकारी की जा रही थी और गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे जो कि गैर कानूनी तौर पर थे किए जा रहे थे। उसके बाद इसी स्कैंडल में गिरफ्तार होने वाली नर्स सफिया ने यह बताया है कि पहला ऑपरेशन शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में किया गया था और इसका जो मिडिल मैन है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि दुबई जाता था, वहां से मरीजों को लेकर यहां पर आता था और उसके बाद उनके गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जाते थे और कम पैसे उनसे चार्ज किए जाते थे, जबकि डॉक्टर जो है वो 13 लाख रुपए लेता था और जो शख्स डोनर था जिसने यानी गुर्दा डोनेट करना था वो 1.5 से 2 लाख रुपए में उसको दिया जाता था और उसका गुर्दा निकाल लिया जाता था। बहरहाल ये सारा माजरा क्या है और ये तमाम तरीन कहानी क्या है ये जानते हैं। रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराएंगे। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस गिरोह की खातून एजेंट शरीफ मेडिकल सिटी की साबिका मुलाजिमा निकली। एजेंट पाबशीर था, वो हमें ज़मीन से लेके देता था, उस्मान से हम नहीं पूछते थे कहाँ से लेके आए। हमने उसको फ़ोन करना कि हमें एक बंदा चाहिए। FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर जमील अहमद खान का कहना है कि इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस ये गिरोह पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इस घिनौने धंधे में मुलव्विस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जल्द ही पूरा गिरोह बेनकाब हो जाएगा। इनिशियली तो अभी हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास वो नंबर ऑफ, हमने रिक्वेस्ट ये की है प्रिसाइज कि हमें FIR का पता चल जाए, चालान का पता चल जाए और उस चालान का स्टेटस क्या है। उससे हमें रहनुमाई ये मिलेगी कि कौन कौन से गैंग जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो उन FIRs में मौजूद हैं और
इससे के अलावा वो हमें पता चलेगा कि इसके अलावा कौन कौन से गैंग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। FIA ने शहरियों से अपील की कि अगर कोई इस गिरोह का शिकार हुआ है तो वो FIA हुक्काम से राब्ता करें ताकि मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके। FIA ने ये कार्रवाइयां की हैं और इस इंकशाफ को सामने लेकर आई, इंकशाफ किया और जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया। और अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये गैर कानूनी काम किया जा रहा है। तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। लतीफ चौधरी साहब हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं, जाहिद चौधरी साहब ने हमें भी ज्वाइन किया है, साथ साथ जमील खान साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर FIA है वो भी हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले जाहिद चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आप इस बीट पर काम करते रहते हैं, हमें गाहे बगाहे अपडेट भी करते रहते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ये ग्रोह काम कर रहे हैं और इनसे क्या लीड्स मिल सकी हैं मजीद? देखिए, सबसे पहली तो जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये इंतहाई घिनौना कारोबार बड़े जो है वो दीदा दिलेरी के साथ खुले बंदों जो है वो किया जा रहा है। और ना सिर्फ जो है वो जिस तरह FIA ने रेड किया था, एक घर के अंदर ये सेटअप कायम किया गया, वहाँ पे थिएटर बनाए गए, वहाँ पे ये बिजनेस हो रहा था। इसके साथ साथ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिसमें शरीफ मेडिकल सिटी, ये तिब्बी हलकों में एक जिसे कहते हैं कि एक ओपन सीक्रेट है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा और बड़े नाम हैं, तो ये बड़े अस्पताल जो हैं उसमें मुलव्वस हैं प्राइवेट सेटअप में। क्योंकि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बदकिस्मती है लाहौर समेत सूबा पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए कि किसी भी मासवाए एक शेख ज़ायद अस्पताल के आपके किसी भी सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल में इस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी मैसर नहीं है। और वहाँ पे किसी गरीब आदमी का अगर उसका कोई खूनी रिश्तेदार उसको गुर्दा देना भी चाहे और वो अफोर्ड ना करता हो अखराजात को, तो वो अपना इलाज ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बवजूद इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लंबी चौड़ी वजूहात हैं कि इसके पीछे बहुत सारे जो है वो मुहरकात हैं, लेकिन हुकूमत आज तक इसको इंश्योर नहीं कर सकी कि सरकारी अस्पतालों में ये किडनी ट्रांसप्लांट हो। अब तक जितने भी गुज़श्ता एक साल में जो किडनी ट्रांसप्लांट पंजाब में हुए, इनकी तादाद 580 है और उसमें से 100 प्लस जो हैं वो शेख ज़ायद अस्पताल में हुए। बाकी मानदा जितने भी थे जिनकी होटा ने इजाज़त दी, वो तमाम के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में हुए। जब प्राइवेट अस्पतालों में ये बिज़नेस जो है वो अरूज पे है, वहीं पे जो है वो इलीगैलिटी भी हो रही है। और मुबैना तौर पे ये तमाम जो बड़े, क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है किडनी ट्रांसप्लांट में, और ख़ास तौर पे जब जो रेसिपेंट है वो बाहर से आएगा तो वो बड़ी रकम खर्च करेगा। और यही वजह है कि इस बिजनेस को प्राइवेट अस्पतालों में बहुत प्रमोट किया गया इन्वॉल्व है जाहिद चौधरी साहब। और दूसरा मसला ये है कि जो डॉक्टर्स हैं इसमें वो यंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर फवाद की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अल्तमश की अगर बात की जाए तो वो तो खुद नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक परसेप्शन है कि यंगस्टर। जमील खान साहब आपकी जानिब बढ़ती हूँ, जमील साहब की जाने बढ़ती हूँ। जमील साहब, अब भाई FIA ने कार्रवाई की है, इस गिरोह को तो पकड़ लिया है, मजीद इंकशाफात भी सामने आ रहे होंगे, मिडिल मैन भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी क्या इतलात हैं और अब आगे क्या होगा इनके साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे बात करने की दावत दी। एक मैं इब्तदा में गुजारिश कर दूं कि FIA का 31 मार्च 2017 से पहले इस तरह के जराइम की कॉग्निजेंस लेने का कोई इख्तियार नहीं था। ये खसूसी कोशिश कावज थी वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिसने रेलिवेंट लॉ होटा 2010 एक्ट जो है, जिसको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 2010 कहते हैं, उसको पहली दफ़ा FIA के शेड्यूल पे प्लेस किया। तो अप्रैल के वस्त में हम तक सर्कुलेट हुआ और हदायत मिली, और फिर डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर FIA पंजाब की सरबराही में मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने बड़ी शब रोज़ की मेहनत के साथ इसकी बाकायदा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की और इस गैंग की रैकी की। चूँकि इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये रेंटेड घर लेते हैं महीने 15 दिन के लिए, और डेली 5 से 10 ऑपरेशन करके ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनको ट्रेस आउट ना कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि पहला रेड FIA ने किया और मुख्तसर तरीन वक्त दौरानिया मिला अप्रैल के वक्त से लेकर और अब तक, जिसमें रंगे हाथों 2 डॉक्टर्स, 2 रेसिपिएंट्स, 2 डोनर्स और रेसिपिएंट्स के जो लवाहिकीन थे वो भी मौके से मिले। तो इसमें 6 लोगों को हमने मौके से गिरफ्तार किया, जिसमें 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान जो कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल का ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बदकिस्मती से वो प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन चूंकि ग्रीड इस प्रोफेशन में इतनी है, गनाहों धंधे में दरिंदगी उसमें है, और उसने अपने प्रोफेशन से हट के ना वो यूरोलॉजिस्ट है ना नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसकी इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन में दूर दूर तक कोई स्पेशलिटी नहीं है।
लेकिन बाय विर्च्यू ऑफ दिस इवल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस उसकी इतनी स्पेशलिटी डेवलप हो गई थी पैसे के लिए कि वो चीर फाड़ वो भी कर रहा था और उसके ओटीए भी कर रहे थे। ये जो ओटीए गिरफ्तार हुआ है ये भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल का एम्प्लॉई है। अब ये देखिए ना, ये कितनी तशवीशनाक बात है जमील खान साहब, आपने जो बताया कि वो डॉक्टर फवाद का आपने जिक्र किया कि वो तो प्लास्टिक सर्जन है और वो कर रहा है गुर्दे ट्रांसप्लांट और सिर्फ पैसों के लिए काम हो रहा है, और जो रेसिपिएंट्स हैं मैं तो उस पर तशवीश का इजहार कर रही हूँ लतीफ चौधरी साहब कि कैसे लोग अपनी जानों से खेल रहे हैं। वो तो चले पैसे ले रहे हैं ना भाई, आपकी तो जान है, आपका मरीज है, आपका प्यारा है, उसे आप किसी भी फ्लैट में किसी भी घर में ले जाते हैं कि भाई सस्ते पैसों में आप मुझे गुर्दा फिट कर दीजिए। तो आवाम भी तो कम नहीं है, आवाम भी अपनी जानों से खेल रहे हैं। और फिर डॉक्टर्स का आप हाल देखें, वो जो हलफ उठाते हैं वो सब कहाँ गया? प्लास्टिक सर्जन गुर्दे ट्रांसप्लांट कर रहा है इस मुल्क में। देखें रिमशा, ये पूरी दुनिया के जो पसमानदा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, अमीर लोग जो वहाँ जाते हैं उन्हें मिल जाते हैं। असल मामला पाकिस्तान के अंदर जो मेरी एक ज़ाती राय है कि अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो उसको किसी दूसरी ज़िंदगी बचने वो भी उसको भी नुकसान नहीं होता, वो अपना कोई अज़ा उसको दे देता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, एक नहीं है। यहाँ पे रिलीजियस इंटरप्रिटेशन आगे आ जाती है, समाजी दबाव आ जाता है, इसी वजह से इन मामलात को कई ऐसे मामलात हैं जो बआसानी कानून के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसमें मैं या आप या कोई और बंदा जो कुछ थोड़ी बहुत इसके हवाले से नरम राय रखता है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि आगे उनके रिलीजन खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर गुर्दों की बीमारी से लोग मर रहे हैं, सिसक के मर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जिनके एक गुर्दा दे के दूसरा बंदा अगर नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर एक मरने वाले को बचाने के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। दूसरी एक और बात है कि जो गुर्दा ट्रांसफर कर रहा है बंदा, अपनी गुर्बत के हाथों कर रहा है, किसी से अपनी मोहब्बत के वजह से कर रहा है, उसको जो मुआवजा दे रहे हैं, अगर 1.5 लाख मुआवजा दे रहे हैं, 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं, तो ये तो कोई मुआवजा नहीं है ना। एक बंदे ने अपना जिस्म का एक हिस्सा दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए दिया और आप उसको एक बहुत छोटी सी रकम दे रहे हैं। जबकि डॉक्टर्स जो हैं वो उससे लाखों कमा रहे हैं। डॉक्टर लतीफ चौधरी साहब जो कि एक तो प्लास्टिक सर्जन, रुकिएगा लतीफ साहब, वो डॉक्टर्स जो कि एक तो प्लास्टिक सर्जन है और गुर्दा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और दूसरा वो डॉक्टर जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, यकीनी तौर पर कोई बहुत सीनियर सर्जन तो नहीं होगा, तो वो लोग 13 लाख रुपए खुद वसूल कर रहे हैं और खुद उसमें से कमीशन कमा रहे हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और नुक्ते पर बात करेंगे कि वफाक सेहत सायरा अफजल तार साहिबा ने कहा था कि जो भी अस्पताल इसमें मुलव्विस होगा गैर कानूनी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन करने में वो बंद हो जाएगा। तो इस कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर भी बहस होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। नकल माफिया बेलगाम हो गई है। नकल माफिया के कारिंदों ने नाजिमाबाद के सरकारी कॉलेज में अमले को यरगमाल बना लिया और नकल माफिया के कारिंदों ने कॉलेज के एक उस्ताद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंच के नकल माफिया के एक कारिंदे को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात एहसन चांडियों से जानेंगे। एहसन, अपडेट कीजिएगा, कौन है ये कारिंदा जिसको हिरासत में लिया है और किस कॉलेज में ये वाकया पेश आया?
जी बिल्कुल, देखें नाजमाबाद ब्लॉक एल का ये कॉलेज है, प्रीमियर गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पे शाम का पेपर हो रहा था, कॉमर्स का पर्चा था जहाँ पे, और अभी पर्चा शुरू ही हुआ था कि नकल माफिया के कारिंदे जो हैं वो 3 अफराद जो हैं यहाँ पे घुसने की कोशिश की है और वो यहाँ पे घुसे हैं। खुद को जो है उन्होंने रेंजर्स का एहलकार जो है वो जाहिर किया है और इसकी बिना पर वो अंदर घुसे हैं। उन्होंने हाथापाई भी की है, जब असातिज़ा की जानिब से उनको रोका गया तो उन्होंने मारपीट भी की है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें वो जो है उस्ताद पर तशद्दुद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और खुद को जो है वो सिक्योरिटी एहलकार बताकर वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये कहना था, जब असातिज़ा ने उनसे पूछा कि आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं, ना आप स्टूडेंट हैं, आपकी वजह क्या है जाने की, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बंदे हैं जिनको हम नकल कराना चाहते हैं। जी एहसन, एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 2 फरार होने में कामयाब हो गए क्या? जी बिल्कुल, देखें 2 जो हैं वो कारिंदे, जब यहाँ पे वो मामला बढ़ता गया तो वो 2 बंदे जो हैं वो फरार हो गए। एक बंदा जो है इनके हत्थे लग गया था, जिनको कुछ स्टूडेंट ने भी जो है टीचर की मदद करके उसको पकड़ा और अब से कुछ देर कबल जो है वो एसएसपी मुकद्दस हैदर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जिन्होंने उनको अपनी हिरासत में लेके थाने मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया एहसन चांडी, आपने अपडेट किया। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाहिद चौधरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। जाहिद चौधरी साहब, जो कि कहा गया था वफाकी वज़ीर सेहत साहिरा अफजल ताहिर साहबा की जानिब से कि जो भी अस्पताल इंसानी अज़ा की फरोग में मुलव्विस होगा उसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद तक महदूद है, तो लाहौर और दीगर अजला इसमें शामिल क्यों नहीं है, जबकि शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसे आपने बताया एक बड़ा नामवर अस्पताल है? जी, इसमें ये जो मामला है इस वक्त, ये गैर कानूनी गुर्दों की जो पेवंदकारी है, इस मामले में भी FIA इस वक्त बिल्कुल उसी तरह की कमोबेश सूरत हाल से दो चार है, जो कि इन्होंने गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड जो स्टैंड्स पकड़े थे मियो अस्पताल से, जो हालत उस केस की हुई इस वक्त ये वही पोजीशन है। वहाँ पे भी ये हुआ कि मियो हॉस्पिटल में ये छापा मारा गया, उसके बाद पता चला कि इससे ज़्यादा बड़ा स्कैंडल तो PIC में है, उससे बड़ा स्कैंडल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में है और बाकी तमाम सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल यही धंधा कर रहे हैं। लेकिन FIA जो है उसके बाद उसको फर्दर प्रोब नहीं कर सकी, आगे नहीं बढ़ सकी, इन अदारों तक नहीं पहुंच सकी। अब भी सूरत हाल वैसी ही नज़र आ रही है कि FIA ने एक रेड किया, एक बड़ा स्कोप था, एक बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू मिला उन्होंने उसको फर्दर प्रोब किया। अब उसके जो है वो निशान जो है वो चले गए हैं शरीफ मेडिकल सिटी तक। अब शरीफ मेडिकल सिटी को तो प्रॉबेबली जाहिर है इतनी आसानी से FIA प्रोब शायद ना कर सके, इसी तरह और जो बड़े नाम हैं उन तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये उसी तरह डोर ड्राम में जाती हुई सूरत हाल बन रही है। यही जमील खान साहब की जानिब लेके बढ़ते हैं। जमील मेरा ख्याल है ये जमील खान साहब इसको नहीं कर सकेंगे। आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं पहुंच सके? ये ऊपर की बात है रिमशा, ऐसी बात नहीं है कि चले जान लेते ना, मौक़िफ़ तो पेश करने के लिए वो है ना हमारे साथ। जरा बताइए जमील साहब। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जब रेड हुआ है, इस रेड के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारा जो काम है बुनियादी तौर पे वो ये है कि खाली इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होके हमने कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करना, अनटिल एंड अनलेस कि हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर लें और इस काबिल एविडेंस हो कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो बने। इसके अंदर जो अब वो जो जिस मैडम का ये रेफरेंस दे रहे हैं, एक सफ़िया नामी खातून को हमने गिरफ्तार किया, उसने कहीं ऐसा नहीं, वो एक्चुअली सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो लेडी हेल्थ विजिटर है और वो अराइयाँ एक रूरल हेल्थ सेंटर है जहाँ पे वो इस वक्त ऑफिशियल के तौर पे काम कर रही है। वहाँ पे कोई गैर कानूनी शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में कोई इलीगल किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई ऐसा वाक़या हुआ है। वो सिर्फ खातून वहाँ पे काम करती रही हैं, अपने कैरियर उसने वहाँ से शुरू किया था, वो एज अ प्राइवेट तौर पे। उसने खुद ही इंकशाफ किया कि पहला ऑपरेशन वहीं पर हुआ, उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह लिए, तो वहां पर भी ये काम तो हुआ है ना जमील साहब? नहीं मैडम, जो इलीगल काम है वहां पे नहीं हुआ। जो इलीगल काम जो हुआ है, जिसमें हमने अब्दुल मजीद जो इंटरनेशनल एजेंट है उसको हमने आज सुबह जब गिरफ्तार किया है सियालकोट से, तो ये इन्होंने ऑपरेशन किया है जाके मीरपुर के अंदर। जो मोहम्मद बिन राशिद नामी जो फॉरनर था,
जिसके गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन हुई और अच्छा, उसके लिए जो उसके लिए जो डोनर सप्लाई जो बता रही हैं जमील साहब कुछ और बात कह रहे हैं, सफिया का स्टेटमेंट कुछ और है, आप तस्दीक कर सकते हैं? मैं अर्ज करता हूं रिमशा, बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। उसमें जो डोनर जो सप्लाई किया जी, डोनर जो सप्लाई किया था वो सफिया ने अरेंज किया था और सफिया ने ऑनवर्ड अरेंज करवाया था बशीर नामी एजेंट के जरिए, जो कि 4 माह पहले फौत हो गया है। तो इस सफिया को और उस डोनर को, उसको लेके यही ग्रोह जो था वो यहां से वो लेके गया था मीरपुर, वहां पे इसकी ट्रांसप्लांटेशन हुई और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वो फौत हो गया। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर एक जालसाजी से उसकी एंट्री करवाई, जिसकी अब हम तफ्तीश करके आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, अब हम आइडेंटिफाई तो कर चुके हैं कौन कौन से डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पैरामेडिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब तक उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री, ऑरल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस सफाई मिसल पे नहीं आ जाती तो किसी भी शरीफ आदमी की की गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं ला जा सकती। अच्छा चलिए, जो चीजें सामने आ गई हैं, ठीक है जमील खान साहब, मेरे साथ वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहती थी जाहिद साहब से भी मैं इस पर कमेंट लेती हूँ और कोशिश यही करते हैं हम कि जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो सफिया ने स्टेटमेंट दिया क्या था। लतीफ चौधरी साहब, बहरहाल अब हल क्या है? शॉर्टली, आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, कैसे आप इन चीजों से निपट सकते हैं और अब मजीद क्या हो सकता है? इसका हल तो यही है कि जो गैर कानूनी काम हुआ है, अगर पाकिस्तान के मरवज लॉ के खिलाफ कोई काम हुआ है और वो साबित होता है तहकीकात के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, तो उसकी जो सजा कानून में मुकर्रर है वो कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारे साथ मौजूद थे जाहिद चौधरी साहब ने, जमील खान साहब ने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद भी इस पर बात करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। रमशा कमल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।